आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 7 का इतिहास अध्याय 7 सामाजिक परिवर्तन, इस पाठ का जो अभ्यास है उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए देखें अभ्यास प्रश्नों को। यहाँ देखिए, आइए जानें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, इसमें क है। देखिए पहला, रिक्त स्थान जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था को नहीं मानते थे। ठीक है, तो यहाँ आपका भराएगा उपमहाद्वीप के कुछ लोग। ठीक है, उपमहाद्वीप के कुछ लोग जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था को नहीं मानते थे। अगला देखिए, ख 12वीं सदी तक बिहार एवं झारखंड के इलाकों में रिक्त स्थान का उद्भव हो चुका था। तो यहाँ आपका भराएगा चेरो। देखिए फिर से, 12वीं सदी तक बिहार एवं झारखंड के इलाकों में चेरों का उद्भव हो चुका था। यहाँ जो चेरों है इसका अर्थ होता है अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किए गए लोग। ठीक है, और 12वीं सदी तक बिहार एवं झारखंड के इलाकों में चेरों का उद्भव हो चुका था। कहने का मतलब है ये आदिवासी लोगों का उद्भव, यानी कि इनका अपना एक अलग समुदाय बन चुका था। आगे देखिए, ग बंजारा एक रिक्त स्थान जनजाति थी। तो यहाँ आपका भराएगा व्यापारी। ठीक है, बंजारा एक व्यापारी जनजाति थी, क्योंकि ये लोग घूम घूम के अपने साथ कुछ सामान लेके आते थे। आजकल भी ऐसा देखने को मिलता है, जिसको हम लोग गुलगुलिया कहते हैं। ठीक है, लोग कुछ सामान बेचते हैं, जैसे कि तेल, जड़ी बूटी, ऐसा कुछ भी अपना वो बेचते हैं। अगला देखिए, घ गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रिक्त स्थान जनजाति रहती थी। तो यहाँ आपका भराएगा गोंड। इसको फिर से देखिए, गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में गोंड जनजाति रहती थी। ठीक है, अगला देखिए, अड़ झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। यहाँ देखिए, गोंडवाना जो है ये आपका पेंजिया से संबंधित है। ठीक है, जो दक्षिणी भाग था, उत्तरी भाग को लॉरेशिया कहा जाता था, जो कि आप लोग कम भूगोल में अच्छा से बता चुके हैं, या फिर आगे क्लास में फिर आपको मिलेगा। ठीक है, भूगोल का वीडियो देखते रहिएगा। देखिए यहाँ पे झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, जिसमें 8 जनजाति को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है, और उनके नाम है, देखिए, बिरहोर, अशूर, कोरवा पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया। ठीक है, और मल पहाड़िया तथा सबर। ठीक है, ये जो 8 जनजाति हैं लगभग अब विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत कम ये देखने को मिलते हैं, इनकी संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। अब देखिए अगला 2 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न है, क जनजाति किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, जनजाति उन्हें कहते हैं जो जंगलों एवं सुदूर पहाड़ी इलाकों में बसे छोटे छोटे गांवों में एक से अधिक पीढ़ी से रहते आ रहे हैं। इनकी आजीविका प्रमुख रूप से आखेट, खाद्य संग्रहण, कृषि एवं पशुपालन से होती है। देखिए, ये जो जनजाति कहने का मतलब जो आदिवासी लोग हैं, ये जंगल झाड़ों में ही ज़्यादातर रहना पसंद करते हैं। एक तरह से कहें तो जंगल को बचाने वाले ये आदिवासी लोग ही होते हैं, और इनकी जो प्रमुख आजीविका यानी कि खान पान जो होता है वो आखेट कहने का मतलब है कि शिकार करते हैं। ठीक है, और जंगली फल फूल या कंदमूल खा के या कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं। ठीक है, और अपना जीवन गुजारते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, फिर भी देख लीजिए। जनजाति लोगों का एक समूह है जो सामान्य वंश और संस्कृति को साझा करते हैं, और एक बंद समाज में खुद से रहना पसंद करते हैं। कहने का मतलब है कि ये एक लोगों का समूह है जो सामान्य वंश
और संस्कृति को साझा करते हैं। ठीक है, इनका अपना अलग ही संस्कृति होता है। ठीक है, जिस कहने का मतलब है कि नाच गान वेशभूषा ये सब एक अलग तरह का इनका होता है और उसी में ये लोग मस्त रहते हैं, यानी कि एकदम खुश रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए ख नंबर, बंजारा कौन थे? तो उत्तर देखिए, बंजारा को खानाबदोश भी कहते हैं। ये अपने परिवारों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते थे। ठीक है, मतलब इनका कोई एक निश्चित जगह नहीं था। अभी भी ऐसा लोग देखने को मिलते हैं जिनको हम लोग गुलगुलिया भी कहते हैं। ठीक है, कहीं भी खुले जगह में ये लोग अपना तंबू गाड़ के घर बना लेते हैं और अपने साथ कुछ सामान लाए रहते हैं, जैसे तेल या कुछ भी जड़ी बूटी या कुछ भी सामान होता है उनका, और उनको बेचते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। अगला प्रश्न ग देखिए, प्रश्न है, जनजातीय समुदाय में बच्चे क्या काम करते थे? उत्तर देखिए, जनजातीय समुदाय में बच्चे प्रायः घरों में सूखते अनाजों को पशु पक्षियों से सुरक्षा करने जैसे छोटे छोटे कार्य करते थे। ठीक है, जैसे कि हम लोग भी जब छोटे बच्चे थे तो क्या होता था कि धान से जो चावल निकालने के पहले जो प्रक्रिया होता है, यानी कि धान को सिझा के उसको सुखाना पड़ता है, तो उस वक्त चिड़िया उसको चुग जाती थी, यानी कि चिड़िया आके खाती थी, तो उससे बचाने के लिए या फिर कोई दूसरे कोई मवेशी जानवर से बचाने के लिए उसका पहरेदारी करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के छोटे छोटे काम जो होते हैं बच्चे करते थे। अगला प्रश्न घ प्रश्न देखिए, टांडा किसे कहा जाता था? उत्तर देखिए, बंजारों के कारवां का नाम टांडा था। ठीक है, ये बंजारा जो खानाबदोश लोग थे उनका कारवां, यानी कि ये जब इस तरह से देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कहीं जाते थे तो इनके साथ मतलब बहुत सारे लोग होते थे, सैकड़ों की संख्या में, यानी कि 100 200 500 600 700 आदमी इस तरह के एक साथ ये लोग कहीं भी जाते थे। ठीक है, तो इसका जो कारवां होता था ये, उसको टांडा कहा गया था। अगला प्रश्न देखिए, मध्यकाल में वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए? उत्तर देखिए, मध्यकाल में वर्ण आधारित समाज में कई नई जातियां जाति व्यवस्था में शामिल होने लगी थी, जैसे विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई आदि को भी जाति का दर्जा दे दिया गया तथा वर्ण के स्थान पर जाति महत्वपूर्ण हो गई। ठीक है, या इसके अलावा भी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। आगे नीचे देखिए, दोनों में से कोई एक को लिख देखिए, मध्यकाल में वर्ण आधारित समाज में बहुत परिवर्तन हुए तथा धीरे धीरे वे शिक्षित होते गए, एक दूसरे को अपने समाज का समझा जाने लगा। इसी तरह वर्ण आधारित समाज में परिवर्तन आते गए। ठीक है, लोग जागरूक होने लगे, पढ़े लिखे होने लगे, तो उनमें समझदारी आने लगी और समाज में परिवर्तन आना शुरू हो गया। अगला देखिए, 4 नंबर प्रश्न है, जनजातियों के बारे बहुत जानकारी क्यों नहीं मिल पाई है? तो उत्तर देखिए, जनजातियों के बारे में बहुत जानकारी इसलिए नहीं मिल पाई है क्योंकि उनके पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं होते थे, क्योंकि ये जो आदिवासी लोग होते थे इनको पढ़ना लिखना उस वक्त नहीं आता था। इसलिए क्या होता था कि उनका जो भी बात होता था वो एक दो पीढ़ी से आगे नहीं जा पाता था, यानी यानी कि लोग भूल जाते थे उसको। ठीक है, और लिखा हुआ रहता तो वो पीढ़ियों तक चलता रहता। ठीक है, और लिखा हुआ कोई दस्तावेज नहीं होने के कारण उनका जानकारी नहीं मिल पाता है। इस कारण बहुत सी जानकारी नहीं मिल पाई है। 6 प्रश्न है, जनजातीय समुदाय के लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए कौन कौन से कार्य करते थे? ठीक है, जो आदिवासी लोग थे ये अपने खान पान के लिए क्या क्या काम करते थे? ठीक है, तो उत्तर देखिए, जनजातीय समुदाय के लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए प्रमुख रूप से आखेट यानी कि शिकार, ठीक है, जानवरों को मारने का जो काम होता है, खाद्य संग्रहण मतलब खाने पीने का सामान को इकट्ठा करने लगे, कृषि एवं
पशुपालन पर निर्भर थे, यानी कि खेती भी करने लगे और गाय बैल बकरी भेड़ पालना शुरू कर दिए। जो प्रश्न है, जनजातीय समुदाय के लोग एवं दूसरे समाज के लोग एक दूसरे पर कैसे निर्भर थे? उत्तर देखिए, जनजातीय समुदाय के लोग एवं दूसरे समाज के लोग एक दूसरे से सामूहिक और पारस्परिक संबंध रखते थे। ठीक है, सामूहिक रूप से उनको एक दूसरे का जरूरत पड़ता था, क्योंकि बाहर से जो भी लोग आए वो थोड़ा शिक्षित हुए थे, उनका रहन सहन का तरीका अलग हुआ। ठीक है, तो उनसे ये प्रभावित होने लगे, जनजातीय लोग प्रभावित होने लगे और उनका अनुकरण करने लगे। ठीक है, और दोनों ही समुदाय के लोग एक दूसरे पर निर्भर होने लग गए। अब देखिए आगे, आइए चर्चा करें में प्रश्न 3। प्रश्न है, देखिए, आपके विचार से खानाबदोश एवं घुमंतू जनजातियों को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा? ठीक है, देखिए, घुमंतू जो घूमने वाले लोग हैं, खानाबदोश, उनको किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा? तो उत्तर देखिए, मेरे विचार से खानाबदोश एवं घुमंतू जनजातियों को इस प्रकार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा कि जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमा करते थे, इनके बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल पाती होगी और पर्यावरणीय आपदा का भी सामना इनको करना पड़ता होगा। ठीक है, कहने का मतलब देखिए, ये तो हमेशा घूमते ही रहते थे, तो इनको पढ़ने लिखने का समय जो है नहीं मिल पाता होगा। ठीक है, और पर्यावरणीय आपदा कहने का मतलब है कि मौसम संबंधी, जैसे कभी गर्मी बरसात, ठीक है, जाड़ा, ये सारा समस्या इनको झेलना पड़ता है, क्योंकि इनका तो अपना कोई घर नहीं, कहीं भी तंबू लगा के रह जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का दुर्घटना इनके साथ कभी भी घटता और इनको काफ़ी तकलीफ होती होगी। 4 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न है, मध्यकाल में सामाजिक संरचना में क्यों परिवर्तन हो रहा था? उत्तर देखिए, मध्यकाल में सामाजिक संरचना में परिवर्तन का कारण था कि जनजातीय समुदाय एवं दूसरे समाज के लोग एक दूसरे पर निर्भर होते थे। ठीक है, कहने का मतलब इनको एक दूसरे से काम पड़ता ही था। ठीक है, और धीरे धीरे एक दूसरे का आदत पड़ गया इनको। ठीक है, तथा इनके बीच टकराव और निर्भरता की इस संबंध से इन दोनों समाजों में धीरे धीरे बदलाव आया, जो कि मध्यकाल में सामाजिक संरचना में परिवर्तन के का होना चाहिए का कारण बना। यानी कि देखिए, मध्यकाल में जो जनजातीय आदिवासी लोग जो थे, वो लोग तो अपने में मस्त रहते थे। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ जो शिक्षित वर्ग के लोग आने लगे, तो इनसे वो आदिवासी लोग सीखना शुरू किए और आदिवासी लोगों से भी इनको बाहर वाले लोगों को काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलने लगा। तो अब दोनों एक दूसरे पर निर्भर होने लगे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि मध्यकाल में सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे आना शुरू हो गया, मतलब एक दूसरे को ये लोग अनुकरण करना शुरू कर दिए। ज़्यादातर आदिवासी लोग जो होते हैं, ऐसे भी दूसरों को देख के वो जल्दी उसको सीखने का कोशिश करते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, जनजातियां प्रायः दुर्गम क्षेत्रों में ही क्यों रहती थीं? उत्तर देखिए, जनजातियां प्रायः दुर्गम क्षेत्रों में इसलिए रहती थी क्योंकि उनका जीवन यापन का आधार जंगलों से ही प्राप्त होता था। इसलिए पहाड़ी इलाकों से तथा जंगलों से ज़्यादा लगाव होता था। ठीक है, देखिए, जो भी आदिवासी लोग होते हैं या हैं, ये ज़्यादातर देखिएगा जंगल झाड़ वाले इलाकों में, ठीक है, शहर से काफ़ी दूर के इलाकों में ही पाए जाते हैं, पर रहते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आधार ये था कि इनको जंगल से जीवन यापन के लिए जो भी खाने पीने का सामान होता है, सब कुछ इनको जंगलों से प्राप्त हो जाता है, यानी कि मांस, मछली, फल फूल, ठीक है, ये सारा चीज़ इनको जंगल से मिल जाता था। और ऐसे भी देखा जाए तो आदिवासी लोग
ही असल में जंगल के सही रक्षक या रखवाले भी होते हैं। और एक कहावत भी है कि जंगल की हवा शहर की दवा से बढ़कर होती है। ठीक है, अब देखिए इस पाठ के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, यहाँ पहला प्रश्न देखिए, बंजारा अपने परिवारों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते थे और खाद्य पदार्थों का व्यापार करते थे। इसके लिए वे कारवां में चलते थे। उनका कारवां क्या कहलाता था? तो यहाँ आपका उत्तर होगा टांडा। ठीक है, जिसमें कि सैकड़ों लोग, ठीक है, एक साथ चलते थे। 2 नंबर प्रश्न देखिए, आज के इतिहासकार जनजातीय लोगों का इतिहास लिखने के लिए कौन सी परंपराओं का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा वाचिक परंपरा। वाचिक परंपरा यानी कि बोलने सुन के लिखते हैं। किसी के द्वारा एक कोई भी कहा हुआ कहानी को सुनते हैं और उसको लिखते हैं, क्योंकि उस वक्त का लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई दस्तावेज नहीं है, इसलिए लोगों से सुनकर ही आज के इतिहासकार पहले के जनजाति यानी कि आदिवासियों के बारे में लिखते हैं। तीसरा प्रश्न है, जनजातीय समाज के बारे में समकालीन इतिहासकार एवं यात्रियों ने कम जानकारियां दी हैं क्योंकि, यहाँ उत्तर देखिए, कोई दस्तावेज नहीं होने के कारण। ठीक है, उस वक्त कोई भी दस्तावेज यानी कि उस वक्त कोई लिखना पढ़ना तो नहीं जानता था, इसलिए कोई दस्तावेज नहीं था। ठीक है, नहीं है, इसलिए जनजातीय समाज के बारे में समकालीन जो अभी का जो इतिहासकार है, इतिहास लिखने वाला, उनको पूरी जानकारियां नहीं हो पाती है, इसलिए थोड़ा बहुत जो भी सुनते हैं उसी को वो लिखते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखिए, जंगलों एवं सुदूर पहाड़ी इलाकों में बसे छोटे छोटे गांव में एक से अधिक पीढ़ी से रहने वाले परिवारों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ आपका आंसर होगा जनजातीय परिवार। ठीक है, यानी कि आदिवासी परिवार। प्रश्न देखिए, ये 5वां प्रश्न है, वर्तमान जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला किस काल में रखी गई? तो यहाँ आपका आंसर होगा वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल में जाति को 4 वर्गों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये सब उनके काम के आधार पे बांटा गया था। ठीक है, जो जिस तरह के काम करते थे उनको उस तरह का जाति में बांट दिया। ये पार्ट आपका यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको और किस सब्जेक्ट में या किस प्रश्न का उत्तर चाहिए वीडियो के रूप में, तो ज़रूर कमेंट कीजिए। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें आपको 6 से लेके 12 क्लास तक का वीडियो आपको मिलता रहेगा, नोट्स और भी कंपटीशन का भी बहुत सारा कुछ मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।